इसलिए भारतीय संविधान के अंदर फुलटन पद्धति को अपनाया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के आर्टिकल 368 में बताई गई है। इन लोगों का कहना था कि भारतीय समाज एक कंपोजिट समाज का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति की यदि निर्वाचन प्रणाली में अगर हमें कोई बदलाव करना हो तो हम इसका प्रयोग करें। इसलिए जब संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई कि हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सॉफ्ट रखना चाहिए या हार्ड रखना चाहिए, संविधान संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब विश्व के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होता है। इसी प्रकार जो दूसरा धड़ा था उनका यह मानना था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लचीला होना चाहिए। इस धड़े में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, H.G. नमस्कार दोस्तों, बदलते हुए विश्व के अंदर संविधान संशोधन बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब विश्व के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होता है तब हमें संविधान संशोधन करके उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने कानून को में बदलाव लाना होता है। इसलिए भारत के संविधान के अंदर भी संविधान संशोधन की व्यवस्था को रखा गया है। भारत के संविधान के अलावा विश्व के भी अधिकतर संविधानों में संविधान संशोधन की व्यवस्था को रखा गया है। इसलिए जब संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई कि हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सॉफ्ट रखना चाहिए या हार्ड रखना चाहिए, तो इस बात को लेकर दो प्रकार के धड़े बने, जिनमें से एक का पक्ष था कि संविधान पर संशोधन की प्रक्रिया को हमें हार्ड रखना चाहिए और दूसरा धड़ा था जो ये कह रहा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमें सॉफ्ट रखना चाहिए। जो हार्ड रखने के पक्षधर थे उनमें शामिल थे गोपाल स्वामी अयंगर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रोफेसर के.टी. शाह, डॉक्टर के.एम. मुंशी जैसे सदस्यों के अनुसार भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए थी क्योंकि संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान तथा संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान भी स्वीकार किया गया है। इसमें कठोर संशोधन प्रक्रिया द्वारा संविधान में बार बार होने वाले संशोधनों से बचा जा सकता है। इसी प्रकार जो दूसरा धड़ा था उनका यह मानना था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लचीला होना चाहिए। इस धड़े में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, H.G. कामत, महावीर त्यागी आदि। इन लोगों का कहना था कि भारतीय समाज एक कंपोजिट समाज है जिसके कारण समाज में परिवर्तन को बनाए रखने के लिए संशोधन प्रणाली लचीली होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान में कठोर और लचीले प्रक्रिया को समीक्षण किया है, इसलिए भारतीय संविधान के अंदर फुलटन पद्धति को अपनाया गया है। प्रोफेसर फुलटन कनाडा के राजनीतिक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये विचार दिया था कि संविधान संशोधन कई प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के आर्टिकल 368 में बताई गई है। यह दक्षिण अफ्रीका से विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत और साथ में आधे से ज्यादा राज्यों का कंकरेंस लेना यानी कि उनकी सहमति लेना। साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी, इस प्रक्रिया को सबसे अधिक बार उपयोग में लाया गया है। इसके अनुसार सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है और किसी दिन उपस्थित सदस्य 200 होते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या की। अगर सम संख्या में सदस्य वोट करते हैं यानी कि मतदान करते हैं, मान लीजिए 180 लोग वोट करते हैं तो 180/2 यानी कि इसमें 1 जोड़ा जाएगा। इसके आधार पर जो साधारण बहुमत बनेगा वो 91 बनेगा। अगर मतदान करने वाले लोग 179 हो जाएं तो अब संख्या हो जाती है हमारी विषम। तो हमारा जो नया नंबर निकल कर आएगा वो आएगा 89.5। इसके अनुसार साधारण बहुमत हमारा 90 हो जाता है। साधारण बहुमत का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारे साधारण विधेयक के लिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए। अगला जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी। इसके अनुसार प्रभावी सदस्य संख्याओं का बहुमत। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्यों की संख्या है। इनमें से कुछ रिक्तियां खाली हों तो जिसमें से हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 लोगों का त्यागपत्र हो गया और 3 लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया। इस प्रकार जो हमारी प्रभावी सदस्य संख्या होगी वो 536 हो जाती है। अब 536 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो संख्या आती है हमारी 269 आती है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो संसद में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को अगर हटाना हो तो उसमें इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है।
अगला आता है हमारा विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी। इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं और तीनों ही प्रकारों में 2/3 बहुमत हमें चाहिए होता है। तो पहले बात करते हैं पहले प्रकार की कि पहले प्रकार में हमारी क्या प्रक्रिया बताई गई है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लीजिए किसी दिन लोकसभा में 200 सदस्य उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं 180, जो हमारा बहुमत बनेगा वो 120 बनेगा। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में किया जाता है। अगला आता है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसके अनुसार उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल के आधे से कम ना हो। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है और कुल का आधा होता है 272। मान लीजिए किसी दिन सदस्यों की उपस्थिति 480 होती है और मतदान करने वाले लोग 450 हैं। उपस्थित और मतदान का 2/3 यानी कि 450 का अगर हम निकालें तो 300 नंबर बनता है हमारा। लेकिन जो मतदान किया गया है वो 450 लोगों में से 350 ने यस में किया है और 100 लोगों ने नोज में किया है। तो इसके अनुसार हमारा प्रस्ताव पास हो जाएगा, क्योंकि कुल का आधा 272 से ये संख्या ज़्यादा है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो संविधान संशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है और साथ में ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजों को हटाना हो तब भी इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और साथ में सीएजी और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अगर हटाना हो तो भी हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी हमें कंकरेंस लेनी होती है। इसमें भी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में 543 का जो 2/3 बनेगा वो 362 बनेगा। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति की यदि निर्वाचन प्रणाली में अगर हमें कोई बदलाव करना हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करना हो, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रावधान जैसे जीएसटी और आर्टिकल 368 में अगर कोई बदलाव करना हो तो वो भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी क्या विशेषताएं हैं। इनमें सबसे पहली है कि भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर और लचीली दोनों प्रकार की है। विश्व के अंदर अगर सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं में अगर देखा जाए तो वो कठोरतम में अमेरिका का संविधान आता है। उसके बाद जो अगर साधारण में देखा जाए यानी कि उसको लचीले स्तर पर देखा जाए तो वो ब्रिटेन का आता है। ब्रिटेन का संविधान को अगर संशोधन करना हो वो साधारण बहुमत से हो जाता है, लेकिन अगर अमेरिका में संविधान संशोधन करना हो तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और भारतीय संविधान इसी रूप में विशिष्ट है कि उसमें दोनों प्रकार की जो विशेषताएं वो पाई जाती हैं। उसमें कठोरतम प्रक्रिया भी पाई जाती है और लचीली प्रक्रिया भी पाई जाती है। संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है। इसमें राज्यों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन भारत की संसद उसी हिस्से में बदलाव कर सकती है यानी कि संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा नहीं पाया जाता है। मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके अलावा भारत में स्विट्जरलैंड की तरह जनमत संग्रह जैसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया, यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह किया जाता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। अब अगर हम इसकी आलोचना देखें यानी कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके क्या आलोचनात्मक मुद्दे हैं उनको अगर बात करें तो जिसके तहत पहला आता है कि इसमें केंद्र को ज्यादा मजबूत स्थिति प्रदान की गई है राज्यों की तुलना में। अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका क्या महत्व है। सबसे पहला तो यही है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संविधान में गतिशीलता बनी रहती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना होने पर देश में शांतिपूर्ण तरीके से बड़े बदलाव लाना कठिन हो जाता है। यद्यपि संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़कर इसका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलू भी है। इसके अनुसार भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय की प्राप्ति है, इसलिए अधिकांश संविधान संशोधनों द्वारा सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया, नवी अनुसूची का निर्माण करके भूमि सुधार से संबंधित विधि को संरक्षित किया गया और साथ ही इसे न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से भी बाहर रखा गया। संविधान में अनेक संशोधन आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए भी किए गए हैं, जिसमें 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही महिलाओं को पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं के प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य व प्राथमिक शिक्षा मुफ्त की गई। इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होता है।
इसके साथ ही मैं ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ। आज हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उसके मेरिट, डीमेरिट और उसके फीचर्स को आज हमने समझा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।